हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 23 यानी कि 23 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अब देखो, ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे वरुण देवता। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर किसकी बात की गई है? ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद के बारे में जब भी वर्णन आता है तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। और ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462। उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो वो हैं 10। अच्छा, इन 10 में से जो तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो तीसरे मंडल में जो है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, यानी कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? तो चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था तो वो कश्यप मतंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये कश्यप मतंग थे कौन? तो यह भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। देखो, इन्होंने इन्होंने जो है तो पहली शताब्दी ईस्वी में चीन में बौद्ध धर्म का परिचय दिया था। अब देखो, बौद्ध धर्म की यहाँ पे बात की गई है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक किनको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, जो गौतम बुद्ध थे उनके घोड़े का क्या नाम था? देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो वो था कंथक। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल नोट रखना है, ये एसआई वगैरह एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बुद्ध से रिलेटेड जो 200 कहानियां हैं, तो उन 200 कहानियों का वर्णन जो है तो किस पुस्तक में किया गया है? तो वो किया गया है जातक ग्रंथ में। किसमें? जातक ग्रंथ में। तो ये 2-3 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज। तो मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? तो वो था कर्षपणा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी की बात की गई है, यानी कि मौर्य वंश की बात की गई है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था बिंदुसार। और बिंदुसार को ही क्या कहा जाता है? अमित्र घात के नाम से इसको कहा जाता है। और बिंदुसार के बाद जो है तो इसका पुत्र बैठा था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अशोक। तो ये सीक्वेंस आपको बिल्कुल नोट रखना है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। अब अशोक के बारे में हम 2-3 क्वेश्चंस हर बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 बीसी में। और अशोक ने कलिंग पर कब प्राप्त की, यानी कि कलिंग पर युद्ध कब किया था? 261 बीसी में। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा, अशोक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो उनकी टोटल संख्या है 14। तो इन अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो ये की थी पादरेटी फैंथेलर ने। और कब की थी? 1750 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसने प्राप्त की थी? तो वो की थी जेम्स प्रिसेप ने। और की कब थी? 1837 में। तो ये 2 क्वेश्चंस भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन राजुकाज लुक्ड आफ्टर। तो अशोक के प्रशासन में राजुक देखभाल करते थे, तो किन की करते थे? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय प्रशासन की देखभाल करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अशोक के बारे में हमने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके कर लिया है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि अशोक ने, मैंने आपको बताया कि कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में। तो अशोक के इस कलिंग आक्रमण की चर्चा किस शिलालेख में की गई है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने शिलालेख थे इसके, तो वो थे 14। तो इन 14 में से किस शिलालेख में जो है तो अशोक के कलिंग आक्रमण की चर्चा की गई है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द दुर्रानी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय। तो दुर्रानी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली ने की थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो, अगर यहाँ पर पूछा गया है कि दुर्रानी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपसे अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, दुर्रानी वंश की स्थापना अहमद शाह अब्दाली ने कब की थी? 1747, 1747 में। और की कहाँ पर थी? तो ये की थी कंधार में। कंधार कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। और हाँ, एक और क्वेश्चन कि ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 1748, 1748 में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था और कब हुआ था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज द सुहारवर्दी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म पॉपुलर? तो सूफीवाद की सुहरावर्दी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ये पंजाब और सिंध में प्रचलित थी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो सुहरावर्दी पद्धति थी, यानी कि सुहरावर्दी ये सिलसिला था, तो ये कितनेवें नंबर का सिलसिला था जो कि भारत में आया था? तो ये सेकंड नंबर का सिलसिला था जो कि भारत में आया था। अब देखो, इसके संस्थापक कौन हैं? तो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और भारत में इसका प्रचार किसने किया था? ये आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में इसका प्रचार जो है तो शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया था। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। बाकी गाइस, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर वॉज? तो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण क्या था? तो ये था रिवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाहों से राजस्व। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, विजयनगर की यहाँ पे बात की गई है, तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और कब की थी? 1336, यानी कि 1336 ईस्वी में की थी। अच्छा, विजयनगर की यहाँ पे बात की गई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है तो संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, उसके बाद तुलुव, उसके बाद अराविडु वंश। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल आपको यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मुगल रूरल वॉज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग? तो कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने की कला से अनभिज्ञ था? तो वो था अकबर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, अकबर की यहाँ पे बात की गई है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था जलाल। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और बैरम खां इसका संरक्षक कब से कब तक रहा था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1556 से लेकर के 1560 तक जो है तो ये इसका संरक्षक रहा था। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है तो किन किन के बीच में हुआ था? तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1556 में, 1556 में हुआ था। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द मराठा चीफ संभाजी वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान जो है तो फांसी दी गई थी? तो इनको औरंगजेब के समय फांसी दी गई थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, संभाजी की यहाँ पे बात की गई है। संभाजी थे कौन? तो देखो, संभाजी जो है तो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। और इनका यानी कि संभाजी का सलाहकार कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। तो इनका सलाहकार था कवि कलश। कौन था? कवि कलश। अच्छा, औरंगजेब ने इनको जो है तो कब गिरफ्तार करके फांसी दे दी थी? तो औरंगजेब ने संभाजी को गिरफ्तार करके फांसी दी थी 1689 में। ये डेट आपको नोट रखनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कल्पचर्स ऑफ द गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द। तो गंधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। तो किन का प्रभाव होता है प्रतिबिंबित? तो ये ग्रीकों यानी कि यूनानियों का होता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यूनानियों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया था? तो यही यूनानियों ने ही किया था। और वो कौन था जिसने आक्रमण किया था? तो वो था डेमेट्रियस, यानी कि बैक्टीरिया का शासक था यह। ओके, अच्छा, ये जो यूनानी थे, तो यूनानियों ने ही देखो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो ये यूनानियों ने ही किए थे। हिंदू यूनानी भी इनको कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑब्वियसली शाहजहां। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, शाहजहां की बात की गई है, तो अकबर की जब बात की गई थी तो हमने उसके बचपन का नाम देखा था कि उसके बचपन का नाम जलाल था। तो यहाँ से भी आपसे
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो इसका बचपन का नाम था खुर्रम। ये आपको पॉइंट नोट रखना है, इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। अच्छा, यह आगरा की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1628 1628 में यह आगरा की गद्दी पर बैठा था। और ये जो ताजमहल है, ताजमहल का भी निर्माण इसने किया था, जो कि आगरा में है। तो ताजमहल का स्थापत्य कलाकार कौन था, तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, द फेमस पोइट ऑफ द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में का प्रसिद्ध कवि कौन था, तो वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो इसके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, 1296 ईस्वी में। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। देखो, नकद वेतन देने, स्थायी सेना रखने, घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की ये सारी की सारी प्रथाएं किसने आरंभ की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही आरंभ की थी। ये आपको पॉइंट्स नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। तो भारत की यात्रा करने वाले प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था, तो वो था फाहियान। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है तो भारत आया था। अच्छा, ऑप्शन ए में हेनसांग दे करके रखा हुआ है। तो हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। इब्न बतूता ऑप्शन बी में दे करके रखा हुआ है। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और ऑप्शन सी में मार्को पोलो दे करके रखा हुआ है। तो मार्को पोलो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह पांड्य वंश के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पुष्यभूति डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था, तो कहाँ पर था। सो 15 का देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थानेश्वर। थानेश्वर में इनका शासन था। 15 का देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब संस्थापक कौन था पुष्यभूति वंश का, तो पुष्यभूति ही इसका संस्थापक था। और पुष्यभूति वंश को ही क्या कहा जाता है, वर्धन वंश भी इसको कहा जाता है। अच्छा, किस शासक ने जो है तो परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज उपाधियां धारण की थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये की थी प्रभाकर वर्मन ने। कोई किसने की थी, प्रभाकर वर्मन ने। अच्छा, वर्तमान शाक्य मुनि किसको कहा जाता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 16 है, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये था बंगाल गजट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बंगाल गजट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो बंगाल गजट है, इसकी स्थापना जो है तो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने जो है तो इसकी स्थापना की थी। इसलिए इस समाचार पत्र को जो है तो कई बार हिकीज बंगाल गजट भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो समाचार पत्र था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो यह कोलकाता से प्रकाशित होता था। और सबसे पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, तो कब किया गया था, तो सबसे पहली बार इसको 1779 में प्रकाशित किया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्ट प्राइमरली विद। तो सर चार्ल्स वुड 1854 का डिस्पैच प्राथमिक रूप से संबंधित था, तो किससे संबंधित था, तो 17 का ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एजुकेशनल रिफॉर्म यानी कि शैक्षणिक सुधारों से संबंधित था। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो चार्ल्स वुड थे, तो चार्ल्स वुड ने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए जो है तो 1854 में 1854 आपको बिल्कुल नोट रखना है। 1854 में जो है तो सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में ये 1854 का डिस्पैच अधिनियम लाया था। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। ओके, बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। फिर भी आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था माउंटबेटन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, महात्मा गांधी इज थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द। तो महात्मा गांधी के विचार अत्यधिक प्रभावित थे तो भगवत गीता से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ। तो क्रिप्स मिशन किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके शासन के दौरान जो है तो भारत आया था, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्रिप्स मिशन की यहाँ पे बात की गई है, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? देखो उस समय जो है तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे चर्चिल। तो चर्चिल द्वारा जो है तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में जो है तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो है तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।